आपका इस वक्त जो कॉन्टेस्ट है वो सिटिंग एमपी के साथ है, कैसा देख रहे हैं उन्हें और उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया है उसके बारे में बताएं। और आप अगर यहाँ से चुने जाते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे और आपका मुद्दा क्या है नहीं उनका, जब ये उनकी उपलब्धि नहीं है तो किस बिना पे वो दोबारा या तीसरी बार जनता के बीच आके वोट मांग रहे हैं, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जनता को कई बार अपील कर चुका हूँ, विचार करें और दिल पे हाथ रख के सिर्फ और सिर्फ कमल के नींव चिन्ह को ही अपना चुनावी चिन्ह बनाएं और इसी को मजबूत करें, सशक्त करें और एक बेहतर भविष्य की तरफ आप भी अग्रसर हों। मुझे भी आशीर्वाद करें कि मैं आपके काम आ सकूँ। हावड़ा सदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑल इंडिया आयरा महासभा के प्रत्याशी राजेश कुमार प्रसाद ने एमपी उम्मीदवार, उनका चुनाव चिन्ह है पेन। वो एक सीए हैं, चार्टेड अकाउंट है। ये पार्टी बंगाल में 6 जगहों से अपने उम्मीदवार को खड़े किया है। देखा जाए कि 4 जून को इनका नताइज क्या आते हैं। एक मुलाकात में इनसे बातचीत आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारी टीम हावड़ा सदर एमपी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिस्टर राजेश प्रसाद के पास हम लोग पहुंचे हैं। हम बात करते हैं उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में और आने वाले दिनों के बारे में कि हुकूमत किसकी होगी। सर, आपका न्यूज़ डेस्क टीवी स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा सर यह है कि कुछ आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। ऑल इंडिया आर्या महासभा, ये पार्टी कब गठित हुई है, कहाँ की पार्टी है और आपको इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो आप एज ए कैंडिडेट खड़ा हुए हैं एमपी के लिए, अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, सर्व भारतीय आर्य महासभा हमारे राजनीतिक दल का नाम है और ये जुलाई 2023 में रजिस्ट्रेशन हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन पार्टी की जो मूलभूत, जो आप कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि है, वो 2013 साल से ही शुरू हो गया था। और अभी जो हमारे प्रेजेंट में वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विभाष चंद्र अधिकारी महाशय, वो उनके ही नेतृत्व में ये दल का गठन हुआ। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो ये दल बना है, ये पहले एक समाज सेवी, आज के दिन में भी है, वो समाज सेवी संस्था हुआ करती है जिसका नाम है कि श्री श्री अनुकूल ठाकुर का जो आश्रम है, वो संचालन करने का काम भी श्री विभाष अधिकारी महाशय के हाथों और कंधों पे है। तो उनके नेतृत्व में ये दल बना और पहली बार हम लोगों ने लोकसभा में ये चुनाव लड़ने का आप कह सकते हैं कि एक सक्षम प्रयास किया है और जनता का काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। और हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अपने मतों के द्वारा आशीर्वाद देगी और हमें भारी मतों से विजयी बनाएगी। विशेष करके हावड़ा क्षेत्र में और बाद बाकी क्षेत्रों में भी जहां हमारे कैंडिडेट्स हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ का तो चुनाव हो चुका है तृतीय चरण में, और जिनका भी बाकी है उनको भी शुभकामनाएं। और मेरा ये दावा है कि वो भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट कर देंगे और लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाएंगे। महासभा जो है वो कितने सीट पर कैंडिडेट दी है? आर्य महासभा ने, सर्व भारतीय आर्य महासभा, हमारे दल ने 6 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, जिसमें हावड़ा है, जंगीपुर है, बीरभूम है, बांकुड़ा है, मुर्शिदाबाद है, बहरमपुर है। तो इन सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिनमें कई सीटों पे चुनाव हो चुके हैं और 1-2 सीटों पे शायद चुनाव होना भी बाकी है। कहते हैं कि द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो हमने चुनाव आयोग में ये एक आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट डाली थी। हमने उनको ये जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हमने उनसे इजाज़त मांगी कि हमारा फर्स्ट चॉइस यही है, कलम का नीब, जो कि किसी और दल ने शायद इसके बारे में सोचा नहीं था या उनका ध्यान नहीं गया था। तो आप कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो ऐसा चुनाव चिन्ह मिला है। इससे ताकतवर चिन्ह देखिए इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। भारतवर्ष तो है ही है, इस धरा पे कलम से ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हम लोगों ने प्रपोज़ किया और चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार किया और हमें प्रदान किया। आपने सर अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। जी देखिए, मेरे बारे में तो मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ
और मैं विगत 2 दशकों से ज़्यादा से प्रैक्टिस में हूँ, अपने सीए फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ पे ही डॉन बॉस्को में ही एक शिक्षक की भूमिका निभा चुका हूँ, बच्चों को शिक्षा देना, और फिर बाद में वही शिक्षा देते देते मैं भी सीए बन गया। और ये एक नया सफ़र है जो शुरू हो रहा है, और पार्टी ने मुझे चुना है, और बल्कि उनको पूरा विश्वास भी है कि यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करूँगा, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें इस बात का ज़रूर समर्थन करेगी। एक साथ 3 सवाल है जी, तो पहला सवाल का मैं पहले जवाब दे दूं कि आप कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट जो है या लड़ाई है वो यहाँ के सिटिंग एमपी के साथ है। वो सही मायने में सिटिंग एमपी ही रह गए हैं। आज तक खड़े होकर एक प्रश्न तो नहीं पूछा गया उनसे संसद भवन में। तो सिटिंग एमपी साहब को अब हम लोग विश्राम देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि न तो उनका कोई विज़न है, वो सिर्फ दल के नाम पे, नेत्री के नाम पे वोट मांगते हैं जनता से, जो मुझे लगता है कि पर्सनली ये उनका अचीवमेंट नहीं है। सर, इन फ्यूचर 2024 आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? गवर्नमेंट चेंज होगी, चेंज द गवर्नमेंट? देखिए, ये तो बहुत अहम सवाल विरोधियों के जहन में है। हम लोग तो हावड़ा को पहले विशेष रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं, जहाँ का मैं निवासी हूँ। हमारा ये सचिवालय हावड़ा में स्थित है, लेकिन हावड़ा क्या है, हमेशा से उपेक्षित रहा है। और मुख्यमंत्री यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, ये मुझे लगता है कि कहीं किसी राज्य के किसी भी टाउन में या किसी भी क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं नहीं हैं। डर्टीएस्ट सिटी इसको उपाधि मिली है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वेक्षण के आधार पे जो भारत सरकार ने करवाया था, तो आप समझिए कि हम जहां बैठे हुए हैं, अगर उसको ये उपाधि मिली है तो क्या हर निवासी को ये मतलब आक्रोशित नहीं करता है कि हम ये उपाधि लेकर क्यों रहें? क्यों ना ऐसा कुछ करें? क्यों ना अपने में से ऐसे किसी व्यक्ति को चुन के लाएं जो इसका निराकरण करे, और इसकी जो पुरानी आस्था थी, इसका जो पुराना साख था, उसको पुनः एक बार हम लोग ऐसा बना दें ताकि आर्य महासभा सारे जो इस संसार में व्यक्ति हैं, या भारतवर्ष में विशेष रूप से कहूँ मैं तो आर्य ही हैं। तो उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी हिंदू मुस्लिम या इस तरह की विभाजन की राजनीति की बात करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, जनता उनको बैलेट के माध्यम से, मतों के माध्यम से जवाब देगी। लेकिन हमारा जो दल है, आर्य का अर्थ ही होता है सर्व मनुष्य समान। मतलब ना तो यहाँ कोई जाति, कोई नस्ल, कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता है, और ना ही हम इसमें इस चीज़ का कोई अहमियत देते हैं हम लोग, बल्कि इसको बहुत सख्ती से, कड़ाई से हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस हमारे दल का जो हो, वो इसके बारे में मतलब ऐसा चर्चा ना करे जिससे किसी एक धर्म को, किसी एक दल को या किसी एक जाति को ठेस पहुँचे। सर, आप आवाम में क्या मुद्दा लेके जाएंगे? आपका पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? हमारे हावड़ा क्षेत्र की बात करूं तो ये एक क्षेत्र हमेशा से औद्योगिक क्षेत्र रहा है, कल कारखानों का क्षेत्र रहा है। यहाँ रोलिंग मिल्स थी, यहाँ आयरन एंड स्टील का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। जूट मिल की बात करें तो सैकड़ों जूट मिल हुगली के घाट पे यहाँ स्थित हैं, जो आज जर्जर स्थिति में हैं। और क्या है, कई तो बंद हुए, कई वर्ष बीत गए, नई सरकार आई, लेकिन नई सरकार भी उनके प्रति उदासीन रही। न तो कोई पॉलिसी बन पाई, ना ही ऐसा कोशिश भी किया गया कि यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन का तरीका ढूंढा जाए या उन्हें दिया जाए। सबसे पहले तो उन कल कारखानों पे हमारी नज़र है। मैं कई लोगों को हो सकता है व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जो इन कल कारखानों के मालिक हैं, तो मेरी उनसे एक गुजारिश ये भी है आपके माध्यम से कि आप जो इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल के, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मौका हमें दें, क्योंकि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो मैं उन कल कारखानों को वापस खुलवाने का अगर कोशिश हो सके, मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश हो, मैं बढ़ के कोशिश करूंगा। रोज़गार दूसरा हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ रोज़गार की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ घरों के बच्चे पढ़ाई तो यहाँ करते हैं, कई तो पढ़ाई भी यहाँ कंप्लीट नहीं कर पाते, बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, और यहाँ का जो भी उनका यहाँ समाज में योगदान होना चाहिए वो यहाँ ना देकर कहीं किसी और प्रदेश में देते हैं, तो वहाँ का विकास हो जाता है और हम पिछड़े रह गए हैं। तो मैं रोज़गार यहाँ उत्पन्न करवाने के लिए मेरे पास पूरा रोड मैप है, और उस रोड मैप पे ही काम करूँगा, ताकि क्या है कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो बाहर उनको ना जाना पड़े, कम से कम रोज़गार के लिए। हावड़ा सदर के वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, हावड़ा सदर के जो वोटर्स हैं हमारे, बहुत ही समझदार और बहुत विवेकशील वोटर हैं, जिनको ये पता है कि किसे चुन के लाना है। एक बार वो धोखा खा चुके हैं, दूसरी बार भी उन्हें धोखा मिला है, और झूठे वादों के पीछे क्या है कि वो हो सकता है कि भ्रमित हो गए हैं। इस बार वो पूरी तरह से फोकस्ड हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि कलम के नींव को मजबूत करें, और मजबूत भी नहीं, इतना सशक्त बना दें कि ये हर हाल में एक ऐसी रचना लिखे जो आने वाले भविष्य के लिए उदाहरण हो। धन्यवाद।